अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज विद क्रिस्टल। क्रिस्टल के साथ एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन को उस वक़्त ये समझ में आई जब एक्स रेज की वेवलेंथ का पता चल चुका था। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम दो कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस पे काम कर रहे थे और एक कंडीशन थी हमारे पास डाइफ्रैक्शन की। इसी के ऊपर हमारे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो बेस करते हैं और वो कंडीशन होपफुली आपको अच्छे तरीके से याद होगी कि डाइफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टेकल का साइज़ या स्लिट का साइज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होना चाहिए, तो फिर हमें अच्छे तरीके से डाइफ्रैक्शन फील होगी। इससे पहले हम विजिबल लाइट की डाइफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग स्लिट्स बनाते हैं और कभी उन स्लिट्स को डबल स्लिट रख लेते हैं, इंटरफेरेंस हो जाती है। कभी उन स्लिट्स को हम 400 से 500 तादाद में रखते हैं, तो 5000 तादाद तक ले जाते हैं, तो वो हमारी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाती है। चूँकि हमें स्लिट्स का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ चाहिए होता है। हम अब जो है जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर और तहकीक हुई तो पता चला कि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी वेवलेंथ इन ऑर्डर टू 10 की पावर -10 मीटर है। तो हम उसको 0.1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आर्टिकल है कि डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन क्रिस्टल के साथ हमने ऑब्जर्व करनी और इसका जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि एक्स रेज आर द वेव्स that are electromagnetic waves or having frequency in order to 10 की power -10. X-rays are electromagnetic waves having wavelength in order to 10 की पावर -10 मीटर। अब हमें इनकी डाइफ्रैक्शन करवाने के लिए या तो ऐसे स्लिट्स बनाने चाहिए कि जिनका साइज 10 की पावर -10 में हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। चूंकि 10 की पावर -10 के अंदर साइज एटम्स का होता है किसी भी क्रिस्टल के। जब क्रिस्टल सिस्टम समझ आया तो पता चला कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एटम्स जुड़े होते हैं उन एटम्स का साइज इन ऑर्डर टू 10 की पावर -10 होता है और वो साइज वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के कंपेरेबल है। इसका मतलब है कि अगर क्रिस्टल के एटम ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करें तो फिर एक्स रेज की जब एक्स रेज जो है वो डाइफ्रैक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो इन एनी क्रिस्टल द साइज ऑफ एटम्स that are arranged in order to 10 की पावर -10 मीटर। अब उन एटम्स का साइज और एक्स रेज की वेवलेंथ का साइज कंपेरेबल हो गया। क्रिस्टल्स वैसे कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। जो भी हमारा क्रिस्टलाइन सिस्टम है वो सारे का सारा नेचुरल एग्जिस्टिंग है, मैन मेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल सिस्टम है इट एक्ट एज डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, नेचुरल अक्रिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग।
ये तो कुदरती तौर पर बना बनाया डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जिसका इल्म हमें पता तब चला जब साइज ऑफ एटम का पता चला और एक्स रेज की वेवलेंथ का पता चला। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो पता चला ये तो सेम ऑर्डर में है, तो फिर ये इससे डाइफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको हमने कह दिया कि ये नेचुरल अकरिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही है। जो कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी जो ऑब्स्टेकल का साइज यानी स्लिट का साइज और वेवलेंथ का साइज बराबर होना चाहिए। उसमें स्लिट्स जो है वो मैन मेड थे और वेवलेंथ जो थी वो एक्स रेज की वेवलेंथ से ज्यादा थी। और बड़े स्लिट्स जो है बनाने आसान होते हैं, 10 की पावर -10 में स्लिट्स बनाने मुश्किल होते हैं। तो एक्स रेज को कुदरती तौर पर मिल गया डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि नेचुरल अकरिंग था। नेचुरल अकरिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग is our crystal system। अब हमने इसकी डाइफ्रैक्शन करवानी है तो इसके लिए हमें एक क्रिस्टल चाहिए। क्रिस्टल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एटम्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं। तो उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। we consider a crystal that contain regular arrangement of atoms shown in figure। हमारे पास वो नेचुरल अकरिंग एटम्स जो हैं यानी क्रिस्टल के, वो इस तरह से अरेंज किए गए। इस लेयर को हम P1 का नाम दे देते हैं। ये एटम्स बना रहा हूं जो डॉट कलर से बना रहे हो, इसको बेटे मैं नाम दे देता हूं P', P1'। और एक तीसरी लेयर भी ले लेते हैं। अब ये एटम्स इसके साथ अरेंज है, ये इसके साथ, इस तरह से ये रेगुलर अरेंजमेंट इनकी चल रही है। ये एटम्स की रेगुलर है। एटम्स पहली प्लेन में जुड़े हुए हैं, वो पहली प्लेन P' है और सेकंड प्लेन जो है एटम की वो P1 फर्स्ट प्लेन और P', सेकंड प्लेन। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन देम इज D, यानी दो प्लेन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमने उसको D कंसिडर किया। अब इसको इंटरप्लेनर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सिस्टम की खूबसूरती यह है कि जितना इस प्लेन के दरमियान में यहां पर डिस्टेंस होगा उतना ही तमाम एटम्स के दरमियान में होगा। ठीक है, क्योंकि इनका पैटर्न जो है वो यूनिफाइड हो जाता है। तो हम इस वजह से इसको डी कहा है, तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा और उससे अगला भी डी होगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि एटम्स आर अरेंज्ड इन प्लेन्स P1 and P', the distance between two planes is small d, that is interplanar spacing।
इसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम देंगे। एक बात और बताता चलूं कि ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली सक्सेसफुली परफॉर्म किया था W.H. ब्रैग्स ने और W.L. ब्रैग्स ने। ये दोनों साइंटिस्ट ने, इनके नाम मिलते जुलते हैं, तो ये असल में दोनों बाप बेटा थे। इन्होंने 1914 के अंदर 1914 के अंदर ये एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल परफॉर्म की, और उसके बेसिक एंड पर सिर्फ एक ही पॉइंट था कि इनको पता चल चुका था कि ऑब्स्टेकल का साइज इन क्रिस्टल, यानी एटम का साइज इन क्रिस्टल और एक्सरेज की वेवलेंथ कंपेरेबल है। तो जो क्रिस्टल सिस्टम है ये नेचुरल अकरिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इससे डाइफ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इन्होंने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सरेज की लाइट बीम मोनोक्रोमेटिक की। ये सबसे मुश्किल काम है बेटे, जब एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं तो उन तमाम की वेवलेंथ सेम नहीं होती। इन्होंने उन एक्सरेज को स्प्लिट करके, अलग अलग करके, उनमें से यूनी, चूंकि जो डाइफ्रैक्शन है ये तो लाइट की बेंडिंग है, लाइट बेंड हो जाएगी। उसके बाद लाइट को देखना कैसे है वो बेस करेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो एक्सरेज को मोनोक्रोमेटिक बनाना सबसे मुश्किल था। फिर इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि लाइट रेज को, यानी एक्स रेज को मोनोक्रोमेटिक बनाया। तो उस मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को इसके ऊपर फॉल किया और ये लाइट रे उस एटम से टकराकर बेंड कर गई। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हाइगन ने जो तज्जिया दिया था लाइट के बारे में, उसने कहा था कि लाइट जो वेव की शक्ल के अंदर ट्रेवल करती है, उसका ये तज्जिया लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि लाइट की इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ कि 100 साल के बाद तकरीबन 1801 में यंग डबल स्लिट आया। उसने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग साइंटिस्ट का नाम है, और उसने अपने नाम से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उसने ये साबित किया कि लाइट वेव की शक्ल रखती है। यानी उसने हाइगन, लेकिन उस वक्त तक हाइगन जिंदा नहीं था, उसने हाइगन की उस बात को सच साबित किया। इस प्रोसेस में जब यंग से पूछा गया कि सबसे मुश्किल काम क्या था इंटरफेरेंस को, जो 100 साल से नहीं हो रही थी और तुमने परफॉर्म की, उसने कहा कि लाइट को मोनोक्रोमेटिक बनाना और कोहेरेंट बनाना सबसे मुश्किल मेरे लिए था। इसी तरह बेटे एक्सरेज का जब साइज, वेवलेंथ का साइज और उस क्रिस्टल सिस्टम के एटम का साइज सिमिलर निकला तो एक्सरेज डाइफ्रैक्शन कर सकती हैं, ये चीज सबको पता चल गई थी। अब प्रॉब्लम था कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें ये कंडीशन इनफ नहीं है, हमने उसकी डाइफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस होती हुई भी देखनी है। उसके लिए लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग, इन दोनों ने मिलकर एक्स रेज को मोनोक्रोमेटिक बनाया। तो वो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को प्लेन 1 के ऊपर फॉल किया, जो कि P1 है। इस बीम का नाम हम 1 रख देते हैं, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक बीम 1 of X-rays fall on PP1, that is a diffracted by एटम, जो कि एटम के साथ टकराकर डाइफ्रैक्ट करेगी। अब क्या हुआ, एक और बीम इसके ऊपर फॉल करें, वो बीम 2 है, वो यहां से गुजरती हुई नीचे वाली प्लेन के एटम के साथ टकराई और यहां से गुजरती हुई इधर चली गई। बीम 1 और बीम 2 ये दोनों सिमिलर वेवलेंथ की हैं, यानी ये दोनों असल में मोनोक्रोमेटिक हैं। तो another beam 2 having same wavelength as beam 1 fall on
P प्राइम P1 प्राइम, इसके ऊपर हमने इसको फॉल किया। अब क्या हुआ कि इन दोनों बीम में से देखें तो नीचे वाली बीम कुछ अजाफी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इनकी डाइफ्रैक्शन की मैं बात करूं तो ऊपर वाली बीम एट एन एंगल ऑफ थीटा डाइफ्रैक्ट कर रही है और थीटा के ऊपर ही आकर ये फॉल की थी। नीचे वाली बीम ने अजाफी फासला ट्रेवल किया और अजाफी फासला ट्रेवल करने के बाद जब ये जा रही थी तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, ये बहुत करीब करीब होती हैं। तो इस वजह से ये दोनों एक्सरेज करीब करीब आ जाएंगी और सुपर इंपोज कर जाएंगी। तो बीम 1 और बीम 2 पहले ही मोनोक्रोमेटिक थी, अब सुपर इंपोज हो गई, तो ये इंटरफेरेंस करेंगी या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो हम एक्सरेज का पैटर्न तब देख पाएंगे जब उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली रे के ऊपर गौर करेंगे, कुछ अजाफी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, यानी ये लाइट रे पीछे की तरफ आए तो हमें बीम 1 यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को ए का नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं। बीम 1 ने यहां से स्टार्ट होकर ए पॉइंट तक और बीम 2 ने यहां से स्टार्ट होकर बी प्राइम पॉइंट तक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नीचे वाली रे ने बी प्राइम से बी तक अजाफी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। फिर दूसरी तरफ देखें, जब ये डाइफ्रैक्ट होकर गई है तो ए से ऑनवर्ड और यहां पर फिर हम बी प्राइम ले लेते हैं या इसको सी कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी, इसको मैं सी कह लेता हूं, इसको मैं सी प्राइम कह लेता, नाम कोई भी आप रख लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर वाली बीम स्टार्ट से लेकर ए तक और नीचे वाली बीम स्टार्ट से सी तक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सी से बी इजाफी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी प्राइम इजाफी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सी प्राइम से ऑनवर्ड और ए प्राइम से ऑनवर्ड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो पाथ डिफरेंस कहां से कहां तक हुआ, सी से बी, बी से सी प्राइम। तो हम इसको अलग से लिखते हैं कि फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंज we observe path difference that is equal to BC plus BC प्राइम। ये बेटे इजाफी पाथ डिफरेंस है। अब ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, यानी ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। तो हम ब्राइट के लिए कंडीशन ढूंढते हैं और ये चीज सॉल्व भी ब्रैग्स ने की, इसको ब्रैग्स इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ACB और ये वाली, और ये ब्लैक लाइन ये समझ लें ये D ही है, जितना ये डिस्टेंस D है। तो हम कहते हैं कि दिस पाथ डिफरेंस can be found using triangle BCA and ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड की हो गई और इस साइड की BC प्राइम A, ट्राइंगल BC प्राइम A। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मुतमासलत ये है कि इनमें एक सेंटर वाला डिस्टेंस बराबर है D, ये वाला D है, ये इस ट्राइंगल में भी D आता है उस ट्राइंगल में। इन दोनों को मैं इधर बना लेता हूं, ये ट्राइंगल का D डिस्टेंस दोनों के अंदर, और बेटे जो अजाफी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ये है, दिस पॉइंट इज B, ये वाला पॉइंट, और ऊपर वाला ये A, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, और बेटे ये वाला इसका ये डिस्टेंस, दिस इज पॉइंट A, B और ये C। अब बेटे एंगल थीटा की बात आती है, अगर इधर एंगल थीटा है तो फिर इधर भी एंगल थीटा होगा। तो फिर इसका मतलब है कि A के नीचे और ऊपर दोनों तरफ एंगल थीटा है, तो यहां पर एंगल थीटा आ जाए। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है ये बेटे आ जाती है हमारे पास क्या चीज, परपेंडिकुलर। इसका मतलब BC जो है ये परपेंडिकुलर है और यही हमने फाइंड करना है। और ये लाइन तो हमने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ की थी, C पॉइंट के ऊपर 90 का जाविया बन रहा है, तो यहां पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक है,
अब हमने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और थीटा के दरमियान में रिलेशन लगाना है, तो वही पुराना रिलेशन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बेटे परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज डी, तो ये साइन थीटा आ जाए। बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस बी सी आ गया। हमारा पाथ डिफरेंस एक नहीं है, दूसरा भी है। दूसरे को दूसरी ट्राइंगल से सॉल्व करें। वो ट्राइंगल बनाने के लिए मैं ये सेंट्रल ले लेता हूं बी से ए तक, बी से ए तक। अब बी से सी प्राइम जाना है, तो ये बेटे चली जाएगी सी प्राइम तक, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास जो आपने परपेंडिकुलर लाइन फॉल की थी ए से सी प्राइम तक, ये 90 जाविये वाली लाइन। अब इसके अंदर भी एंगल थीटा देखें, अगर ये एंगल थीटा था तो इधर एंगल थीटा बना था, फिर अगर ये एंगल थीटा है तो इधर एंगल थीटा बनेगा। तो हम इसमें एंगल थीटा की वैल्यू यहां पर लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है? बहुत आसान है इस चीज को भी ढूंढना। वही रूल के एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सिमिलर टू एंगल ऑफ देयर परपेंडिकुलर्स। आपके ये वाली प्लेन वाली लाइन एक्स एक्सिस की सिमत में, इसके साथ और ऊपर वाली लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर ये ए से बी तक, ठीक है, और इस रेड लाइन का जो परपेंडिकुलर है, सॉरी ये वाली लाइन जो आ रही है इसका बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर यहां पर ये ड्रॉ हो रहा है। तो फिर जो एंगल आपके पास इन दोनों के दरमियान में बन रहा है वही इन दोनों के दरमियान में बनेगा, इसी तरह ऑनवर्ड। अब इस चीज के को हम थीटा के सामने वाली साइड को देखें तो ये हमारे पास आ जाती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस डी के बराबर है, ये डी के बराबर है। अब हम इसमें थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के दरमियान में रिलेशन लगाना, तो वही रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी प्राइम ओवर डी आ जाए। तो बी सी प्राइम इज इक्वल टू डी साइन थीटा से हमारा रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बी सी प्राइम इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाए। अब हमने बी सी भी निकाल लिया, बी सी प्राइम भी निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करो तो टोटल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। दोनों ही डी साइन थीटा है, तो जो पाथ डिफरेंस बनेगा, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्योंकि पहला भी डी साइन थीटा दूसरा भी डी साइन थीटा, यह आ जाएगा 2d साइन थीटा। अब बच्चों अगर हम इस पाथ डिफरेंस के अंदर नीचे वाली रे अजाफी डिस्टेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा कवर करेगी, तो ये जाकर ब्राइट बना रही होंगी, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो डार्क होगी। तो हम ब्राइट के लिए डिस्कस करते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए ये पाथ डिफरेंस क्या होगा। फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n की वैल्यू आ जाती है 0 ±1, वही कंडीशन +-2 जो ब्राइट की आप पहले कभी स्टडी कर चुके हैं वही आ जाएगी। अब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा जो कि 2d साइन थीटा के बराबर आया, तो हम लिख सकते हैं कि जब भी n लैम्डा 2d साइन थीटा के बराबर आएगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और वो कौन से वाली ब्राइट होगी ये n डिसाइड करेगा। यानी अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 0 लैम्डा बन जाएगा, इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, वही डाइफ्रैक्शन का रूल होता है। अगर 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, थर्ड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो हम ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, जो डाइफ्रैक्शन का जो ऑर्डर है वो n है, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 2d साइन थीटा ओवर लैम्डा आएगी। ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंट है। नॉर्मल इक्वेशन में n लैम्डा d साइन थीटा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, इसमें 2d साइन थीटा के बराबर आ रहा है। इस वजह से इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स उन्हीं साइंटिस्ट का नेम है, उसकी बिना पर हमने इस इक्वेशन का नाम रख दिया ब्रैग्स इक्वेशन।
और ब्रैग्स इक्वेशन में जो n है दैट इज ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। ऑर्डर का यूज तो डाइफ्रैक्शन में आप पिछले आर्टिकल में स्टडी कर ही चुके हैं। अब इसको मजीद देख लीजिए, जितना हायर ऑर्डर डाइफ्रैक्शन होगा उतना आपको उस क्रिस्टल सिस्टम को समझना आसान हो जाएगा। बच्चों, हम इसके एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन से क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको हम यूज के अंदर लिख लेते हैं। यूजेस, इसका पहला यूज ये है कि आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को उठाइए जिसमें आपके पास क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, व्हाटसोएवर जो भी आप उसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग d को आप डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि d की वैल्यू निकालनी है तो 2 sin थीटा इसके डिवीजन में आ जाएगा। ऑर्डर, लैम्डा, वेवलेंथ और थीटा का पता हो तो आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फिर पहला यूज ये आया कि वी कैन फाइंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। नंबर 2, बच्चों आप इससे किसी भी एक्स रेज की वेवलेंथ लैम्डा को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो ऑर्डर को नीचे ले जाइए, n की वैल्यू इसको इसके डिवीजन में ले जाइए, 2d sin थीटा ओवर n इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तो वी कैन फाइंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। नंबर 3, आप अपने हीमोग्लोबिन के अंदर जो मौजूद जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का तयन भी इससे कर सकते हैं। सही है, अगर आपने उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, आपके ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं तो उनको भी आप एक्स रेज की मदद से पहचान सकते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स का साइज भी कंपेरेबल टू द एक्स रेज है, तो उसकी डाइफ्रैक्शन से आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो वी कैन स्टडी द पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, या व्हाटसोएवर जो भी हैं, उन तमाम को मैंने पार्टिकल्स का नाम दे दिया। वी कैन स्टडी द पार्टिकल्स ऑफ ब्लड यूजिंग एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन। वन एन इंपॉर्टेंट यूज इज कि आप एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन से डीएनए स्ट्रक्चर जो कि डबल हेलिकल है वो आप इससे उसकी तस्वीर को भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चौथा यूज इसका आ गया, वी कैन स्टडी डीएनए यूजिंग एक्स-रेज। एक्स-रेज की मदद से आप इस चीज को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं। इस तरीके से बेटे हम अपने एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि यूजिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह ही, और उसके अंदर भी पार्ट डिफरेंस वैसे ही फाइंड करते हैं। मुझे यहाँ पे एंगल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि एंगल मैंने किस तरह से बयान किया कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा किस तरह से बनेगा। अब हमने इसको अगर देखना है तो एंगल थीटा हमारी प्लेन और इस बीम के दरमियान में बन रहा है। तो प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और दूसरी बेटे हमारे पास जो बीम आ रही है वो इस तरह से तिरछी है, ये एंगल थीटा बना रही। ठीक है, अब ये लाइन आगे की तरफ चली जाती, ये लाइन सीधी आगे की तरफ चली जाती, और फिर ये होगा कि जब ये लाइन स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगी तो ये मैथ का वो रूल हमारे पास लगेगा कि एक लाइन अगर आपकी प्लेन को कट करके जा रही है तो जितना एंगल वो ऊपर बनाएगी उतना एंगल नीचे बनाएगी। ठीक है, मतलब मैं इसको अलग से ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूं। ये हमारी प्लेन है, इस प्लेन को एक लाइन कट करके जा रही, ये लाइन बीम 1 आ रही है और नीचे स्ट्रेट नीचे तक जा रही। तो जितना एंगल इधर बनाएगी उतना एंगल आपकी प्लेन नीचे की तरफ इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो उतना एंगल आपका इधर भी बन रहा होगा। वैसे तो ये और ये एंगल्स बराबर होंगे, तो हम कहेंगे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें इसके ऊपर, ये वाला ए से बी
तो उतना एंगल यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा और ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये असल असूल था इसका, जिससे हमने इसका एंगल थीटा जो है वो इक्वेट किया। वो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सिमिलर टू एंगल ऑफ देयर परपेंडिकुलर, उससे ये नहीं सॉल्व होगा। तो ये इससे सॉल्व होगा कि एक लाइन को अगर दूसरी लाइन कट कर रही है तो जितना एंगल इसके ऊपर बनाएगी उतना एंगल इसके नीचे जो है वो ड्रॉ हो रहा होगा। तो ये इससे एंगल थीटा निकला। थीटा से आपने परपेंडिकुलर यानी पार्ट डिफरेंस फाइंड किया और टोटल पार्ट डिफरेंस इसका 2d sin थीटा आया। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और n लैम्डा जो है यहां पर n इज द ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।